प्रिय मित्रों, दुनिया नेपाल से प्यार करती है और हम नेपालियों से प्यार करते हैं। दुनिया भर में नेपाली मूल के लोग मेहनती हैं, काम करने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं, विकास की राह पर चलने वाले हैं। इसीलिए आज भी भारतीय सेनाओं में गोरखा रेजिमेंट और ब्रिटिश आर्मी में भी गोरखा रेजिमेंट का होना विश्व भर में नेपालियों की अस्मिता को और नेपालियों की प्रभुता को दर्शाता है। मैं अनेक वर्षों से नेपाल के राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ा रहा हूं। नेपाल में किसी भी पार्टी की सरकार बनी हो, पॉलिटिकल डायलॉग, वार्तालाप, भारत और नेपाल के संबंध मजबूत बने, उसका मैं पक्षधर रहा हूं। पूर्व में कोइराला सरकार, प्रचंड जी की सरकार या वर्तमान में ओली जी की सरकार, या उनके साथ साथ माधव नेपाल जी, झलनाथ खनाल जी, या नेपाली कांग्रेस के अन्य नेताओं के नेतृत्व में नेपाल ने जो प्रगति की है अनेक वर्षों के दौरान, मेरे सबसे सतत और सक्रिय संबंध रहे। लेकिन पिछले 4.5 साल के अंदर भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद भारत और नेपाल के संबंधों को जो दृढ़ता, जो सक्रियता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो गति मिली है वो अविस्मरणीय है, वो ऐतिहासिक है। पिछले 4.5 साल और 55 महीनों के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेपाल की 4 बार यात्राएं कर नेपाल के प्रति अपने प्रेम को, अपने प्यार को, अपने सहयोग को दर्शाने की कोशिश की है। अगर नेपाल प्रगति और उन्नति के पथ पर आगे बढ़ेगा, अगर नेपाल के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, अगर नेपाल के अंदर शिक्षा के नए नए यूनिवर्सिटीज खुलेंगी, अगर नेपाल के अंदर
नेपाल के गरीब नेपालियों के स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए उपचार केंद्र और अस्पतालों की स्थापना होगी। अगर नेपाल के अंदर हाईवेज 2 वे, 3 वे, 4 वे, 6 वे हाईवेज की स्थापनाएं होंगी, अगर नेपाल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, अगर नेपाल के अंदर हाइड्रो परियोजनाएं बनेंगी, तो जो बिजली उससे उत्पन्न होगी उसको नेपाल भारत को एक्सपोर्ट कर फॉरेन एक्सचेंज कमाकर अपनी तरक्की और अपनी डेवलपमेंट के लिए लगाएगा, और उसका लाभ ना केवल नेपाल को होगा अपितु पड़ोस के अंदर रहने वाले भारत को भी उसका लाभ मिलेगा। अगर नेपाल के अंदर एक बम फूटता है तो उसके दर्द और उसकी टीस दिल्ली में हम लोगों को भी महसूस होती है। शांति प्रिय नेपाल, विकासशील नेपाल भारत के इंटरेस्ट में है। भारत ने कभी भी नेपाल के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया है, और नरेंद्र मोदी जी का और उनके मंत्रियों का बार बार नेपाल में आना, नेपाल के राजनीतिक दलों के साथ उनका वार्तालाप होना इस बात को दर्शाता है कि भारत और नेपाल के संबंध केवल राजनीतिक संबंध नहीं है, भारत और नेपाल के संबंध रोटी और बेटी से लेकर सांस्कृतिक धरोहर के संबंध है। लेकिन हमारा यह मानना है कि जब भारत की तरफ से इस प्रकार के प्रेम प्यार के संबंध हो, उनकी रेसिप्रोसिटी नेपाल की तरफ से भी भारत के प्रति होनी चाहिए। मैं आज दोबारा ये कहना चाहता हूं, अगर कुछ समय पहले नेपाल के अंदर जो राजनीतिक घटनाक्रम के चलते मधेश का आंदोलन हुआ और भारत को जिस प्रकार से उसके लिए आरोपित किया गया, वो सरासर भारत के लिए बेइंसाफी थी। पहाड़ के लोग और मधेश के लोग मूलतः नेपाल के नागरिक हैं। वो आपके भाई हैं, आपके बंधु हैं, आपके सहयोगी हैं, आपके नौजवान हैं। अगर आपके किसी राजनीतिक मसले के कारण उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए और आपके नेपाल और भारत की सीमा के ऊपर यातायात को अवरुद्ध किया, जिसके चलते नेपाल के अंदर एसेंशियल कमोडिटीज की कमी हुई, उसका ठीकरा आप भारत के ऊपर मत फोड़िए। हमने तब भी कहा था, नेपाल के राजनीतिक घटनाक्रम की कुंजी और उस ताले की चाबी दिल्ली में नहीं है, काठमांडू में है। अपने भाइयों से, अपने सहयोगियों से, वार्तालाप से, बातचीत के माध्यम से सभी समस्याओं का हल करना, हर एक राजनीतिक घटनाक्रम का सफलतापूर्वक हल करना राजनीतिक घटनाक्रम का एक हल होना चाहिए। और जहां तक दोनों देशों के बीच में एमिनेंट ग्रुप की स्थापना की बात थी, मैं उसके ऊपर अधिक टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मेरी आशा थी
the eminent people's group between the two countries, was widely expected to have consulted the civil society, the journalistic friends, the politicos, educationists, student leaders, business leaders, and the political leaders not only in Delhi or in Kathmandu. नेपाल के अलग अलग जिलों में जाकर एमिनेंट ग्रुप को वार्तालाप सतत रूप से करना चाहिए था नेपाल के विभिन्न वर्गों से, और उसी प्रकार से भारत के विभिन्न वर्गों से जो नेपाल के साथ डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। मैं तो कम से कम अधिकृत रूप से कह सकता हूं, पिछले 18 साल से मेरा नेपाल के घटनाक्रम से सतत रूप से संबंध रहा, लेकिन एमिनेंट ग्रुप के किसी भी सदस्य ने मेरे से वार्तालाप तक करना ठीक नहीं समझा। मैं आपसे पूछता हूं, आप तो प्रेस क्लब के अंदर एमिनेंट जर्नलिस्ट ऑफ नेपाल हैं। मैं नेपाल क्लब के, रिपोर्टर्स क्लब के चीफ ऋषि धमाला जी से पूछता हूं, क्या आपसे किसी ने संपर्क किया? नहीं। क्या आप में से किसी एमिनेंट ग्रुप, इंडिया और नेपाल के एमिनेंट ग्रुप के सदस्य ने आपके विचार लिए? अगर आपके विचार नहीं लिए, अगर मेरे विचार नहीं लिए, तो क्या बंद कमरों के अंदर बैठकर उस एमिनेंट ग्रुप ने कोई रिपोर्ट बनाकर आज की पृष्ठभूमि में नेपाल और भारत के संबंधों पर एक थ्योरी के अंदर बैठकर रिपोर्ट बना दी और वो आज के राजनेताओं को वो रिपोर्ट सौंपने की योजना बनाई है? मुझे लगता है वो रिपोर्ट सार्थक नहीं होगी जब तक किसी भी रिपोर्ट को बनाने के लिए उस रिपोर्ट से संबंधित पक्ष और विपक्ष की बात को सम्मिलित नहीं किया जाए। वाटर ट्रीटी की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, बढ़ती पॉपुलेशन की बात हो, एनवायरमेंट की बात हो, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की बात हो, दोनों देशों के संबंधों को और किस ढंग से प्रकट करने की बात हो, और इन बातों से रिलेटेड जो एक्टिव प्लेयर्स हैं उन प्लेयर्स के साथ डायलॉग करने की बात हो, ये ब्रॉड पैरामीटर्स के अंदर भारत और नेपाल के एमिनेंट ग्रुप के सदस्यों को डायलॉग करने की अत्यंत आवश्यकता थी, जिस प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उन्होंने टैकल नहीं किया। ये कहते हुए ऑन द फेस ऑफ इट मुझे कोई दो राय नहीं दिखती है। इसको क्रिटिसिज्म नहीं माना जाए, लेकिन लोकतंत्र के अंदर इसको कंस्ट्रक्टिव सजेशन जरूर माना है। तीसरा विषय, आज मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री श्याम जाजू, जो आज प्रातः जिनके साथ मुझे दिल्ली से काठमांडू आने का सौभाग्य मिला, हम सबके लोकप्रिय और युवा साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के यंग मेयर श्रीमान नरेंद्र चावला जी, इनके साथ दिल्ली बीजेपी की विमेन लीडर और सेक्रेटरी श्रीमती शोभा उपाध्याय जी, और अभी कुछ ही समय पूर्व
भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय देवेगौड़ा जी भी काठमांडू पधारे हैं। एशिया पैसिफिक समिट नेपाल 2018 जो 1 दिसंबर से लेकर 3 दिसंबर 2018 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में संपन्न होने जा रही है। इस एशिया पैसिफिक समिट में 45 देशों के 1500 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि, जिनमें 350 से लेकर 400 के करीब सांसद सदस्य, सात वर्तमान देशों के करंट हेड ऑफ स्टेट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स, 5 करंट उन देशों की फर्स्ट लेडीज, 10 फॉर्मर हेड ऑफ स्टेट्स, 8 करंट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, 5 करंट स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट्स और नेशनल असेंबलीज, नेपाल की राजधानी काठमांडू में आ चुके हैं। इस समिट को आयोजन करने में यूनिवर्सल पीस फेडरेशन मुख्य रूप से भूमिका का निर्वाह कर रहा है। इसके सहयोगी संस्था के रूप में आईकैप, जो कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एशियन पॉलिटिकल पार्टीज है, जिसमें एशिया की 360 पॉलिटिकल पार्टीज का संगम है, उसके स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और मैं अधिकृत रूप से कह सकता हूं कि ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल की बढ़ती हुई साख और नेपाल की इंटरनेशनल एरेना में गुडविल को दर्शाता है। नेपाल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। वर्ष 2020 में विश्व भर से अधिक नेपाल में टूरिस्ट इनफ्लो हो। नेपाल के विकास में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो। नेपाल की अर्थव्यवस्था को अनेक देशों से आए हुए प्रतिनिधियों का जन समर्थन मिले। नेपाल दुनिया की इस गुडविल को किस प्रकार से आगे बटोरकर और संजोकर अपने इंटरनल डेवलपमेंट में यूज कर सके, ये एक सुनहरी मौका नेपाल की सरकार और नेपाल की जनता को मिला है। मेरा सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध है, इसको दलगत राजनीति का वाद विवाद का हिस्सा नहीं बनाएं। ये किसी एक संप्रदाय को बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल मीट नहीं हो रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य हूं। आई एम प्राउड टू बी अ हिंदू फ्रॉम रिपब्लिक ऑफ इंडिया। मैं पशुपतिनाथ के मंदिर जाकर चरणामृत भी करूंगा।
और मैं ये अधिकृत रूप से कह सकता हूं ये क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने के सम्मेलन नहीं है कि ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किसी एक वर्ग विशेष या किसी एक धर्म को बढ़ाने के लिए सम्मेलन आयोजित नहीं किया जा रहा है। इस सम्मेलन में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, जैन्स भी हैं, इस्कॉन धर्म को मानने वाले भी हैं, सिख भी हैं और ईसाई भी हैं। और भारत से आए हुए प्रतिनिधि मंडल में इन सभी धर्मों के प्रमुख रिलीजियस लीडर्स भी हैं। अगर किसी एक धर्म को प्रोपोगेट करने वाला यह सम्मेलन होता तो भारत से आए हुए विभिन्न धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाले रिलीजियस लीडर्स और राजनेता और विशेष तौर से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र उपाध्यक्ष श्री श्याम जाजू जी, दिल्ली के साउथ दिल्ली के महापौर नरेंद्र चावला जी और कम से कम विजय जॉली जी तो इस सम्मेलन में नहीं आते। इसलिए मैं इस सम्मेलन के आयोजकों को, जिसमें नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री श्री माधव कुमार नेपाल, उनके सहयोगी पूर्व मंत्री श्री एकनाथ ढकाल, यूपीएफ के चेयरमैन डॉक्टर थॉमस जी वॉल्श जो कि एक अमेरिकन है, और उनके साथ साथ भारत से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और कांग्रेस पार्टी के नेता और जो राज्यसभा के मेंबर भी हैं, और इस नेपाल के सम्मेलन के को चेयर हैं ऑनरेबल भुवनेश्वर कालिता, इनका, और आईकैप के चेयरमैन 5 बार फिलीपींस के स्पीकर रहे ऑनरेबल जोस डी विनेशिया जूनियर, और यूपीएफ के रीजनल चेयर डॉक्टर योंग चुंग सिक का दिल से धन्यवाद करता हूं। और विशेष तौर से नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का, जिनके मार्गदर्शन में ये नेपाल के अंदर एशिया पैसिफिक समिट आयोजित होने जा रही है। मेरी आशा है इस समिट के माध्यम से नेपाल दुनिया भर में उन्नति की राह पर आगे बढ़ेगा। I can only assure you as a member of the ICAP, नेपाल प्रगति के पथ पर बढ़े, नेपाल उन्नति के पथ पर बढ़े। हम भारतीयों को नेपाल पे गर्व है। We Indians are not paranoid of Nepal's growing relation with any of its neighbors in this region. India has great hopes from Nepal, and India shall do its utmost, led by our Honorable Prime Minister Narendra Modi, to empower Nepal, to see Nepal progressing on the path of peace, development and progression in the 20th and the 21st century। और इसके साथ साथ दिल्ली से दो मेरे जो वरिष्ठ पत्रकार बंधु, पंजाब केसरी के वरिष्ठ पत्रकार श्री कुणाल कश्यप जी, जो मेरे साथ दिल्ली से आज आए हैं, और वरिष्ठ पत्रकार जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई से यहां पर उपस्थित हैं, श्री दीपक रंजन जी जो यहां पर उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और आप सब लोग जो इस प्रेस वार्तालाप में आए उनका भी धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय नेपाल।